गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम सुंग वंश का इतिहास पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से सुंग वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सुंग वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। हमने प्रीवियस वीडियो यानी कि मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति और मौर्य काल के पतन के दौरान पढ़ा था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक देववर्मा या बृहदत्त था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र सुंग द्वारा कर दी गई थी और सुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, इसकी शासन अवधि मानी गई है 185 से 149 बीसी और स्थापना वर्ष यानी सुंग वंश की स्थापना कब हुई थी तो 185 बीसी में। अब यहां पर आप मैप में देख पा रहे होंगे कि सुंग वंश का साम्राज्य इतना बड़ा था। ठीक है, अब इनकी राजधानी क्या थी तो राजधानी में आपको पाटलिपुत्र की लोकेशन दिख रही होगी मैप में, तो ये इनकी राजधानी थी। ये निवासी कहां के थे दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है कि सुंग कहां के निवासी थे। तो सुंग कहां के निवासी थे, उज्जैन के निवासी थे, ये आंसर माना था एमपीपीएससी ने। लेकिन रोमिला थापर इतिहासकार जो वो कहती है कि नहीं ये विदिशा के निवासी थे, लेकिन एमपीपीएससी ने आंसर उज्जैन माना है। इनका धर्म क्या था तो इनका धर्म था ब्राह्मण। अब यहां पर यह माना जाता है, अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सुंग वंश के साथ ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। यहां पर ब्राह्मण धर्म क्या हुआ था, फिर से उत्थान हुआ था ब्राह्मण धर्म का, क्योंकि ये ब्राह्मण थे। अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, ऐसे कैसे इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया था। अब यहां पर पुष्यमित्र सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं तो अश्वमेध यज्ञ आप लोगों ने देखा होगा, रामायण अगर देखिए तो उसमें देखा होगा कि राम जी एक अश्व जो है वो छोड़ते हैं और वो लव और कुश उसे बांध लेते हैं। तो वो यज्ञ ही क्या था, अश्वमेध यज्ञ। यानी उसमें क्या था, एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, ये जिस भी दिशा में जिस साम्राज्य से गुजर जाएगा वो उस राजा के अधीन हो जाएगा। यानी पुष्यमित्र सुंग ने छोड़ा था, यानी कि पुष्यमित्र सुंग के अधीन हो जाएगा। अगर मान लो कि किसी को अधीनता स्वीकार नहीं करनी है तो वो शासक उस घोड़े को बांध देगा और फिर पुष्यमित्र सुंग का उससे युद्ध होगा और फिर दोनों में से जो जीतेगा साम्राज्य उसका। तो 2 अश्वमेध यज्ञ जो था वो पुष्यमित्र सुंग द्वारा किए गए थे। अब इन अश्वमेध यज्ञों में पुरोहित कौन था तो दोस्तों पुरोहित थे पतंजलि। जी हाँ, आपने कभी सोचा है बाबा रामदेव अपने हर प्रोडक्ट मतलब अपनी कंपनी का नाम ही उन्होंने पतंजलि रखा है। तो ये पतंजलि है कौन, तो ये एक व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही महान दार्शनिक थे। इन्होंने ही योग दर्शन के जनक, पतंजलि को क्या कहा जाता है, योग दर्शन का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही योग प्रारंभ किया था। हाँ, इसी कारण बाबा रामदेव जो है वो योग को बढ़ावा दे रहे हैं भारत में और इसी कारण वो पतंजलि को अपने मतलब प्रोडक्ट वगैरह वगैरह कंपनी का नाम वो पतंजलि ही रखते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं सुंग वंश में पुष्यमित्र सुंग के द्वारा क्या निर्माण कार्य किए गए। तो पुष्यमित्र सुंग ने सांची के स्तूप की रेलिंग बनवाई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में बन जाता है कि सांची के स्तूप की रेलिंग किसने बनवाई थी। और भरहुत स्तूप, ये सतना जिले में है एमपी में। भरहुत स्तूप जो है इसका निर्माण कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण अशोक ने करवाया था और कुछ कहते हैं कि नहीं पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। तो यहां पर क्या है, दोनों में मतभेद है कि अशोक ने करवाया था इसका निर्माण या फिर पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। तो इसको लेकर थोड़ा इतिहासकारों में मतभेद है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आक्रमण यानी पुष्यमित्र सुंग के समय डिमेट्रियस, ये एक हिंद यवन शासक था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हिंद यवन शासक था डिमेट्रियस, इसने आक्रमण किया था। अब ये आक्रमण किया था इसकी जानकारी हमें मिलती है मालविका अग्निमित्रम से। अब ये मालविका अग्निमित्रम क्या है, तो ये मालविका अग्निमित्रम कालिदास का एक ग्रंथ है। ठीक है, कालिदास जी ने एक ग्रंथ लिखा था मालविका अग्निमित्रम, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। अब दमन किसने किया था उस आक्रमण का, तो दोस्तों पुष्यमित्र सुंग उस समय बीमार थे, लेकिन उनका जो पौत्र था वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर ही रोक दिया था किसको, डिमेट्रियस को। अतः वसुमित्र ने उस आक्रमण का दमन कर दिया था। अब सुंग वंश में पुष्यमित्र सुंग के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बना, तो उसका उत्तराधिकारी बना था अग्निमित्र शुंग। यह एक इंपॉर्टेंट शासक है, इसका नाम याद रखना है कि पुष्यमित्र सुंग का उत्तराधिकारी कौन था, तो अग्निमित्र शुंग। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी जानकारी हम अग्निमित्र शुंग के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। तो अग्निमित्र शुंग जो था, इसकी पत्नी का नाम था मालविका। ये विदर्भ की राजकुमारी थी। अब ये विदर्भ क्या है,
तो विदर्भ आप सिंपल वे में समझिए कि जो महाराष्ट्र की बाउंड्री एमपी से लगी हुई है उससे लगे हुए जितने भी जिले हैं वो सारे के सारे विदर्भ कहलाते हैं। वर्तमान में विदर्भ को लेकर विदर्भ अपने आप को एक अलग राज्य मतलब बनाना चाहता है, उसको लेकर भी विवाद चलते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे वर्धा, चांदा, भंडारा, यमतवाल, ये सब विदर्भ के ही जिले हैं। तो मालविका जो है ये इनकी पत्नी थी। अब इन दोनों के प्रेम प्रसंग यानी अग्निमित्र शुंग और मालविका के प्रेम प्रसंग पर कालिदास ने एक रचना की थी, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। तो क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि मालविका अग्निमित्रम जो है वो किसकी प्रेम कहानी है, तो अग्निमित्र शुंग और मालविका की, जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। मालविका अग्निमित्रम किसने लिखा, तो कालिदास ने लिखा है। अब आगे बढ़ते हम। तो अग्निमित्र शुंग के पश्चात कुछ अयोग्य उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उनकी जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय पश्चात एक योग्य उत्तराधिकारी बैठता है जिसका नाम था भागभद्र। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा जरूर। तो भागभद्र गद्दी पर बैठा। भागभद्र के समय एक विदेशी दूत आता है भारत जिसका नाम था हेलियोडोरस। ये आप याद रखिएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन बनेगा, हेलियोडोरस किसके दरबार में भारत आया था, तो भागभद्र के दरबार में। अब हेलियोडोरस भारत आया। अब हेलियोडोरस जो है ये पहला विदेशी था जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भागवत धर्म, पहला विदेशी कौन था जिसने भागवत धर्म ग्रहण किया था। भागवत धर्म यानी भगवान विष्णु का धर्म मान के चलिए आप। तो हेलियोडोरस ने पहली बार ये धर्म ग्रहण किया था और इसने विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ या उसी को कहा जाता है गरुड़ स्तंभ या फिर खामबाबा स्तंभ। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे इसकी, ये विदिशा में आज भी है दोस्तों। तो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसी ने भगवान विष्णु को हेराक्लिस भी कहा था। ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में, हेलियोडोरस स्तंभ कहां पर है, तो कहां पर है, विदिशा में। हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस स्तंभ को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो गरुड़ स्तंभ और खामबाबा, इन नामों से जाना जाता है। हेलियोडोरस किसके दरबार में भारत आया था, तो भागभद्र के दरबार में आया था। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। अब अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, और देवभूति की हत्या उसी के अमात्य वासुदेव कण्व ने कर दी थी और यहां पर शुंग वंश का अंत हो गया और कण्व वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो शुंग वंश में इतनी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, इतिहास में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा मायने रखता है क्या छोड़ना है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। देखो, कण्व वंश में हमको ज्यादा जानकारी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कण्व से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन है, तो वासुदेव कण्व। अंतिम शासक सुशर्मन, और हत्या इसकी किसने की थी, तो सिमुक नामक शासक ने इसकी हत्या कर दी थी और यहीं पे आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो आंध्र सातवाहन वंश जो है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये आप याद रखिएगा। शुंग वंश में पढ़ लिया हमने, कण्व वंश में ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं चीजें, और यहां पर आंध्र सातवाहन वंश की अब स्थापना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आंध्र सातवाहन वंश के साथ में। तो बने रहिए हमसे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।